नमस्कार, मैं दिलीप सिंह आज आपसे रासायनिक विज्ञान में हिमांक गलनांक व क्वथनांक बिंदु से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो टॉपिक का नाम है हिमांक या फिर गलनांक तथा क्वथनांक बिंदु। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कोई भी पदार्थ है उसका हिमांक बिंदु किसे कहते हैं, गलनांक बिंदु किसे कहते हैं और क्वथनांक बिंदु किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीनों ये। तो सबसे पहले हिमांक की बात करेंगे। हिमांक इंग्लिश में फ्रीजिंग कहलाता है भाई, फ्रीजिंग। अब होता क्या है, इसमें कोई भी द्रव पदार्थ है यदि वो द्रव से ठोस रूप में बदल जाता है, लिक्विड से ठोस में कहेंगे, द्रव से किस में, ठोस में बदल जाता है, तो वो प्रक्रिया या वो उसका तापमान क्या कहलाता है, हिमांक बिंदु कहलाता है भाई, हिमांक कहलाता है। इसी तरह से गलनांक के लिए कहेंगे कि भी ऐसा तापमान जिस पर कोई भी ठोस पदार्थ किस में बदल जाए, द्रव में बदल जाता है, तो वो उसका गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है और ये प्रक्रिया गलन कहलाती है। इसी तरह हिमांक में जैसे कोई भी द्रव पदार्थ है द्रव से ठोस में बदल जाता है, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, हिमकरण कहलाती है। हिमकरण, फ्रीजिंग भी कह सकते हैं इसको, हिमांक को फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे, फ्रीजिंग या फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। अब ये दोनों पॉइंट एक ही तापमान पर होते हैं। कोई भी पदार्थ है जिस तापमान पर वो जमना स्टार्ट करता है वापस आकर उसी तापमान पर पिघलना शुरू करता है। जैसे पानी है, पानी का तापमान सपोज करो कि नॉर्मल तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। यदि मैं इसको कम करते जाऊंगा और कहां पर 0 डिग्री सेल्सियस कर दूंगा तो जमना स्टार्ट हो जाता है, बर्फ बनने लग जाती है। लेकिन हम और इसका तापमान कम करते हैं, जैसे माइनस में चले जाते हैं, बर्फ ही बनती जाएगी। अब यदि मैं इसको पिघलाना चाहूंगा तो पिघलेगा कहां पर, इसका तापमान बढ़ाते आऊंगा और कहां पर आ जाऊंगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाता हूं, तो वहां पर आकर ये पिघलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए कोई भी पदार्थ है उसका हिमांक और गलनांक बिंदु सेम होता है। तो हमें ध्यान रखना है ये बात। जैसे क्वेश्चन पूछ लेता हमारे से कि पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस है तो इसका गलनांक बिंदु बताओ, तो जो हिमांक बिंदु है वो ही गलनांक बिंदु होगा, याद रखेंगे। जिस तापमान पर जमना स्टार्ट होता है उसी पर आकर वापस पिघलता है। कौन, प्रत्येक पदार्थ, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है क्वथनांक बिंदु। क्वथनांक बिंदु ये ऐसा तापमान होता है जिस पर कोई भी द्रव पदार्थ किसमें, गैसीय रूप में बदल जाता है भाई। कोई भी द्रव पदार्थ गैसीय रूप में बदल जाता है, उबलना स्टार्ट कर देता है, तो वो तापमान क्या कहलाता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण। प्रक्रिया को क्या कहेंगे, वेपराइजेशन कहते हैं भाई, वाष्पीकरण कहते हैं। तो ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे। अब इससे रिलेटेड और भी एक दो बातें हैं। जैसे हम संघनन की बात करेंगे, संघनन, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी गैसीय पदार्थ है वो किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है भाई, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। जैसे गर्मियों में या फिर बारिश के मौसम में, सर्दियों में दिन में तेज धूप पड़ती है तो यानी कि पानी वाष्पित होकर उड़ता है, रात को जो ही ठंड पड़ती है तो वो वापस किस रूप में, ओस के रूप में घास फूस की पत्तियों पर या फिर पेड़ पौधों की पत्तियों पर हमें द्रव के रूप में दिखाई देता है। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है, कंडेंसेशन कहलाती है। इसी तरह से एक प्रक्रिया और है, उदात्तीकरण, या फिर इसको हम ऊर्ध्वापातन भी कह सकते हैं। ऊर्ध्वापातन, इंग्लिश में सब्लिमेशन, इंग्लिश में सब्लिमेशन होता है, जिसका उच्चारण याद रखना हमें, सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है कि कोई भी ठोस पदार्थ है यदि हम उसको गर्म करते हैं तो वो सीधा गैसीय में बदल जाए, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, उदात्तीकरण, ऊर्ध्वापातन या सब्लिमेशन इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे कपूर है,
इसको यदि हम गर्म करते हैं ठोस रूप को तो ये किस में, गैसीय में बदल जाता है भाई, आयोडीन। तो इसका भी ठोस रूप होता है, इसको गर्म करते हैं तो किस में, गैसीय रूप में बदल जाता है। इसी तरह नौसादर है, नौसादर इसका भी ठोस रूप है, गर्म करते हैं तो ये भी किसमें, गैसीय में चेंज हो जाता है। तो ये सब कौन सी प्रक्रिया, उदात्तीकरण या उध्रुवपातन या सब्लिमेशन में आती हैं। अब सामान्य दाब पर, सामान्य यानी नॉर्मल प्रेशर की बात करेंगे भाई, सामान्य दाब या ताप भी कह सकते हैं। उसी पर कुछ पदार्थ हैं उनका हमें गलनांक, हिमांक और क्वथनांक बिंदु याद रखना है। तो सबसे पहले मैं पानी की बात करूंगा भाई, और पानी के लिए हिमांक या गलनांक, हिमांक या गलनांक एक ही बात होगी। इसी तरह क्वथनांक होगी यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट, जिस पर उबलना स्टार्ट कर देता है। तो सामान्य दाब पर पानी की बात कर रहा हूं तो 0 डिग्री सेल्सियस कहेंगे, और इधर क्वथनांक में 100 डिग्री सेल्सियस, यानी सेल्सियस के अकॉर्डिंग हमें ध्यान रखना है। इसी तरह दूसरा है अभी पारा या मरकरी, पारा या मरकरी कहते हैं Hg। तो इसके अकॉर्डिंग -39 डिग्री सेल्सियस तो हिमांक या गलनांक होगा, और क्वथनांक बिंदु कितना, 357 डिग्री सेल्सियस होता है। इसी तरह नेक्स्ट है भी एल्कोहल, एल्कोहल इसका हिमांक और गलनांक बिंदु पूछ लेता है। तो -115 पॉइंट, यानी कि 115 से लेकर चलते हैं 115 डिग्री सेल्सियस से -125 या 130 तक भी माना जाता है भाई, -130 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है इसका। अब ये 115 कहाँ पर, 114.9 के आसपास होता है, जो लगभग 115 ही कहा जाता है। तो इनका बीच का ऑप्शन भी मिल सकता है हमें, या फिर इनकी रेंज में मिल सकता है। इसी तरह इसका हमें जो क्वथनांक बिंदु है वो भी ध्यान रखना है, 78 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है भी लोहा, आयरन, फेरस, लोहा भी कह सकते हैं, आयरन भी कह सकते हैं, फेरस भी कह सकते हैं। तो इसका जो हिमांक और गलनांक बिंदु है 1538 डिग्री सेल्सियस। क्वथनांक की बात करेंगे तो 2862 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह सोना की बात करेंगे, सोना गोल्ड AU संकेत है जिसका, तो सोना की बात करते हैं तो इसमें होता है 1065 डिग्री सेल्सियस हिमांक और गलनांक बिंदु। क्वथनांक के लिए 2600 डिग्री सेल्सियस, 2500 समथिंग होता है, तो लगभग 2600 कहेंगे। इसी तरह चांदी का भी ध्यान रखना हमें, चांदी, सिल्वर, Ag, तो चांदी का होता है भी 960 डिग्री सेल्सियस हिमांक या गलनांक। इसी तरह क्वथनांक बिंदु होगा, क्वथनांक बिंदु के लिए ध्यान रखोगे 1995 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह हम तांबा का भी ध्यान रखेंगे, तांबा, कॉपर कहेंगे जिसे, तांबा या कॉपर, जिसका हिमांक या गलनांक बिंदु 1085 डिग्री सेल्सियस होता है भाई। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक की बात करेंगे तो वो कितना होगा इसमें, 2562 के आसपास, 2562 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह एल्यूमिनियम, Al जिसका संकेत है कॉपर का Cu, तो एल्यूमिनियम के लिए सेल्सियस में 660 डिग्री सेल्सियस, और जिसका क्वथनांक बिंदु 2470 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह सीसा का भी ध्यान रख सकते हैं, सीसा लेड कहा जाता है भाई, सीसा लेड या Pb, तो उसका होगा 327 डिग्री सेल्सियस हिमांक या गलनांक, और क्वथनांक कितना है 1740 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ पदार्थ या धातु थी जिनका हमें हिमांक और गलनांक और क्वथनांक बिंदु ध्यान रखना है। मुख्य बात क्या है, जिस पदार्थ का हिमांक होता है वो ही गलनांक बिंदु होता है, ये ध्यान रखना है। अब जो क्वथनांक बिंदु है, पानी के लिए बात करेंगे कि पानी का जो क्वथनांक होता है, उबलना होता है, वो उसके वहां के संतृप्त दाब पर निर्भर करता है, ये भी ध्यान रखना है भाई।
संतृप्त दाब सैचुरेटेड प्रेशर पर निर्भर करता है। इसका मतलब जैसे प्रेशर कुकर लिया हमने, पानी डाला, उसको गर्म कर रहे हैं, उबाल रहे हैं, तो यानी अंदर का जो प्रेशर बढ़ रहा है, अब वो बढ़ते हुए यदि वहां के वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो यानी जो प्रेशर कुकर का अंदर का दाब है और बाहर का दाब है, वायुमंडलीय दाब दोनों सैचुरेटेड हो जाते हैं, संतृप्त हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में वो पानी उबलना स्टार्ट कर देता है। अब सभी जगह वायुमंडलीय दाब एक जैसा नहीं होता। जैसे पृथ्वी की सतह से हम ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। इसी तरह समुद्र तल पर कहा गया है कि वायुमंडलीय दाब सबसे अधिक होता है। समुद्र तल से जो ही ऊपर जाओगे तो कम हो जाता है। जैसे पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिस कारण खाना देरी से पकता है, क्योंकि वहां पर पानी पहले ही यानी कि पृथ्वी की सतह की अपेक्षा पहले ही उबल जाता है, जिस कारण फिर वो दाल अच्छी तरह या पिघलती नहीं है, उसको दोबारा पिघलाना पड़ता है, मतलब देर लगती है। तो यानी खाना देरी से पकता है क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब कम होगा तो पानी का क्वथनांक बिंदु भी कम हो जाता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसमें पीएच वैल्यू दे रखा है अभी, पीएच वैल्यू। अब ये पीएच जो मान है इसकी फुल फॉर्म होगी पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन की सांद्रता भी कह सकते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। ये हमें क्या बताता है, जो पीएच वैल्यू है ये अम्ल और क्षार के बारे में बताती है। अभी अम्ल व क्षार के बारे में बताती है कि कौन से पीएच वैल्यू वाला अम्ल होगा और कौन से पीएच वैल्यू वाला क्षार होगा। तो एक पैमाना होता है अभी, जैसे 0 से लेकर 14 तक उसकी रीडिंग होती है, तो 7 वाले को तो हम कहेंगे उदासीन, जिसकी पीएच वैल्यू 7 है उसको उदासीन या न्यूट्रल कहलाता है भाई वो। अब 7 से कम वाला होता है, जो 7 से कम वाला है वो अम्लीय होता है, और जो 7 से ज्यादा है वो क्षारीय होता है भाई। अब 7 वाला जो उदासीन है, जैसे हम शुद्ध जल की बात कर लेते हैं, प्योर वाटर, शुद्ध जल, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना, 7 होता है। जो उदासीन होता है, ना अम्लीय ना क्षारीय, जो विद्युत का कुचालक होता है, ये भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो इधर जा रहे हैं तो पीएच वैल्यू बढ़ रही है, तो यहाँ तक तो देखो पीएच वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन एसिडिक प्रॉपर्टी यानी अम्लीय प्रकृति क्या हो रही है, घट रही है। तो हमें इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखना है, किसी भी पदार्थ का जो पीएच मान है उसकी अम्लीय प्रकृति के विपरीत होता है भाई, उसकी अम्लीय प्रकृति के विपरीत होता है। इसका मतलब क्वेश्चन हमारे से पूछेगा, निम्न में से कौन से पीएच मान की अम्लीय प्रकृति सबसे कम है या फिर सबसे ज्यादा है। तो आपको ध्यान रखना है, अम्लीय प्रकृति कम पूछ रहा है तो पीएच वैल्यू ज्यादा आंसर उठाना है। अब ज्यादा कहाँ तक है, 7 से कम वाले में। इसी तरह पीएच अम्लीय प्रकृति हमारे से ज्यादा पूछ रहा है तो पीएच वैल्यू कम उठाना है ऑप्शन में। तो ये जरूर ध्यान रखेंगे कि पीएच मान उसकी अम्लीय प्रकृति के विपरीत होता है। तो जो पीएच वैल्यू है वो हमें किसी पदार्थ की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति के बारे में बताती है। अब जो अम्ल होता है वो ही क्या है, तो उसके बारे में एक बार बात करते हैं हम कि भाई अम्ल क्या है। इंग्लिश में एसिड कहेंगे, इंग्लिश में एसिड कहलाता है भाई। ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में मिलकर H+ आयन बनाते हैं, या इनको हम हाइड्रोजन धन आयन भी कह सकते हैं, हाइड्रोजन धन आयन बनाते हो, या हाइड्रोजन के अलावा और भी धन आयन बनाते हो, वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। अब ये क्या करते हैं, प्रोटॉन तो देते हैं भाई और इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ये भी ध्यान रखना है। प्रोटॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इसी तरह से आगे हमें ध्यान रखना है कि जो अम्लों का स्वाद है वो खट्टा होता है भाई। अम्लों का स्वाद कैसा, खट्टा होता है। इनका पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होता है। पीएच वैल्यू क्या होगी, 7 से कम होगी। जितने भी अम्ल हैं वो धातु से या फिर पानी से अभिक्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, हाइड्रोजन गैस का। किसका निर्माण, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट पे हमें ध्यान रखना है कि जितने भी अम्ल हैं वो नीले लिटमस को किस में बदल देंगे, लाल लिटमस में बदल देते हैं।
क्षार में उल्टा होता है अभी, क्षार लाल को नीला करेंगे। तो इसीलिए इन दोनों में कंफ्यूजन से बचने के लिए एक लॉजिक है, अमल नाम आते ही अनिल से याद रखेंगे। जितने भी अमल है वो नीले को क्या कर देंगे, लाल कर देते हैं। अभी लिटमस पेपर होता है एक टेस्ट पेपर, जिस पर अमल की बूंद डालेंगे, उसका रंग नीला था तो लाल हो जाएगा। तो यानी कि अम्लों का काम क्या है, वो नीले से लाल कर देते हैं। तो ये लॉजिक के द्वारा याद रखेंगे। उसके बाद है सबसे प्रबल अमल। सबसे प्रबल अमल याद रखना है हमें। तो सबसे प्रबल अमल HCl होता है। अभी दूसरे नंबर पे याद रखेंगे तो H2SO4। सबसे प्रबल अमल HCl हाइड्रोक्लोरिक अमल। दूसरे नंबर पे ध्यान रखेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक अमल, जिसको अम्लों का राजा भी कहा जाता है। सबसे कमजोर अमल, सबसे कमजोर वीक एसिड तो एसिटिक अमल होता है। अभी एसिटिक अमल ये सबसे कमजोर अमल होता है। CH3COOH जिसका सूत्र है एसिटिक अमल, जो सिरका में पाया जाता है। तो ये अम्लों से रिलेटेड कुछ बातें थी। उसके बाद हमें ध्यान रखना है, जैसे इमली व अंगूर में कौन सा अमल होता है, इमली व अंगूर में कौन सा अमल, तो याद रखेंगे टार्ट्रिक अमल, टार्ट्रिक अमल। इसी तरह नींबू व संतरा में, नींबू व संतरा में सिट्रिक अमल, सिट्रिक अमल याद रखना है। इसी तरह से सिरका में, सिरका इंग्लिश में विनेगर, विनेगर एसिटिक अमल होता है। अभी एसिटिक अमल। आंवला में, आंवला एस्कोर्बिक अमल, एस्कोर्बिक अमल होता है, जिसका जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अमल है। विटामिन सी में अमल भी पूछे तो कौन सा, एस्कोर्बिक अमल ध्यान रखेंगे। इसी तरह टमाटर में याद रखना है हमें, टमाटर में ऑक्जेलिक अमल, टमाटर में ऑक्जेलिक अमल होता है। इसी तरह और भी कह सकते हैं हम, जैसे मधुमक्खी के डंक में, मधुमक्खी या फिर लाल चिट्टी, मधुमक्खी या लाल चिट्टी के डंक में भी पूछ लेता है भाई, तो कौन सा, फॉर्मिक अमल, फॉर्मिक अमल या फिर मिथेनोइक, मिथेनोइक कह दो या मेथेनोइक भी कहा जाता है, जिसका IUPAC नेम है भाई, मिथेनोइक या मेथेनोइक अमल। अब जो किसी कीड़े से या मधुमक्खी के काटने से जो दर्द होता है वो किस कारण, फॉर्मिक अमल या मेथेनोइक अमल के कारण होता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट में हमें ध्यान रखना है जी, शीतल पेय पदार्थ होते हैं भाई, शीतल पेय पदार्थ, इनमें कौन सा कार्बनिक होता है भाई, कार्बनिक अमल। सोडा वाटर में भी यही होता है, शीतल पेय पदार्थ या सोडा वाटर में कौन सा, कार्बनिक अमल होता है। अब जो शीतल पेय पदार्थ होते हैं, जैसे कोका कोला की बात करूं मैं, शीतल पेय पदार्थ जैसे कोका कोला, इसमें खटाई के लिए, या कोई भी शीतल पेय पदार्थ कह दे और उसमें खटाई के लिए पूछ रहा है, तो कौन सा अमल, फास्फोरिक अमल, फास्फोरिक अमल होता है भाई, जो कार्बनिक अमल का ही पार्ट होता है। फास्फोरिक अमल कोका कोला या कोई भी लिक्विड कहे, शीतल पेय पदार्थ के खटाई के लिए, तो फास्फोरिक अमल होता है। इसी तरह से नेक्स्ट में ध्यान रखेंगे खट्टे दूध में, खट्टे दूध में तो लैक्टिक अमल, खट्टे दूध में कौन सा, लैक्टिक अमल होता है भाई, लैक्टिक अमल। घास की पत्तियों में भी याद रखना है, घास की पत्तियों में कौन सा होता है भाई, बेंजोइक अमल, बेंजोइक अमल होता है घास की पत्तियों में। इसी तरह से और भी हम कह सकते हैं, आचार में, आचार में भी कौन सा,
एसिटिक अम्ल ही होता है भाई, एसिटिक अम्ल। खट्टे पदार्थ या आचार में, सिरका या आचार में एसिटिक अम्ल ही ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ये कुछ पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल हैं जो हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे क्षार की। तो क्षार के लिए इंग्लिश में बेस याद रखना है भाई। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में मिलकर OH नेगेटिव आयन या इसके अलावा दूसरे आयन देते हैं, तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्षार या बेस कहलाते हैं। अब ऐसे क्षार जो जल में आसानी से घुल जाएं, जल में घुलनशील हो, और वो भी घुलनशील कैसे हो? आसानी से हो भाई, आसानी से, तो वो क्या कहलाते हैं? क्षारीय कहलाते हैं, अल्कली कहलाते हैं, अल्कली। और यदि आसानी से नहीं घुलते हैं, अघुलनशील है, तो वो क्या कहलाते हैं? वो क्षारी रह जाते हैं भाई, क्षारी। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ये जल में आसानी से नहीं घुलता। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, वो जल में आसानी से घुल जाता है। उसके बाद याद रखना है कि जो क्षार है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है भाई, 7 से अधिक। इसी तरह जो क्षार हैं उनका स्वाद याद रखेंगे। तो स्वाद कैसा भी? कड़वा होता है, कड़वा या तीखा भी कह सकते हैं, कड़वा या तीखा। जितने भी क्षार हैं जल से अभिक्रिया करके ये भी क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में कहेंगे कि जो सबसे प्रबल क्षार है, सबसे प्रबल क्षार, शक्तिशाली क्षार भी कह देता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, दूसरे नंबर पे KOH याद रखना है। सबसे कमजोर क्षार, सबसे कमजोर क्षार, तो उसके बारे में याद रखेंगे NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो सबसे कमजोर क्षार कहा जाता है। अब क्षार वाले में भी ध्यान रखना है कि क्षार हैं वो क्या करते हैं? लाल लिटमस को, लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं, नीले में बदल देते हैं। तो ये क्षार और अम्लों के बारे में कुछ प्रॉपर्टी हैं। अब इनको अलग अलग करने के लिए पीएच वैल्यू होती है, पीएच मान होता है। तो कुछ पदार्थों का पीएच मान भी ध्यान रखेंगे। जैसे शुद्ध जल है भाई, तो शुद्ध जल का कितना? 7 होता है, याद रखेंगे। कई बार अकेला जल का भी कह देता है और ऑप्शन में 7 मिलता है तो वही आंसर मानेंगे। इसी तरह समुद्री जल का, सी वाटर, समुद्री जल का, तो इसका 8.4 या फिर 8.5 याद रखना है भाई। रक्त का ध्यान रखेंगे, ब्लड का, तो रक्त का होता है भाई 7.4 होता है। रक्त का कितना? 7.4। इसी तरह से दूध का याद रखेंगे, 6.2 से 6.6 तक याद रखना है। अम्लीय वर्षा का याद रखना है, एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, तो उसका 5 से 6, 5 से 6 याद रखेंगे। इसी तरह से नींबू का भी याद रख सकते हैं। नींबू का 2.2 से 2.4 तक। सिरका का ध्यान रखेंगे, सिरका, विनेगर, 2.4 से 3.4 तक ध्यान रखना है। इसी तरह इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे रखा है, यानी कि जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, MgOH की होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10 होता है वे, जो क्या करता है? पेट की अम्लीयता को दूर करता है। इसी तरह मूत्र का याद रखेंगे हम, 5.5 से 7.5 तक ध्यान रखना है। तो लार का कितना होगा? लार का 6.5 से 7.5 तक याद रखना है। नेक्स्ट है संतरे का रस, संतरे का रस, संतरे का रस, या फिर सोडा का भी कह सकते हैं, सोडा, कितना? 3 होता है भाई। इसी तरह से अमोनिया घोल होता है, NH3, अमोनिया का जो घोल है उसका होगा कितना भाई? 11। इसी तरह बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, तो उसका कितना कहेंगे? 9 कहना है भाई।
कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का 13 कहना है। कास्टिक सोडा NaOH। बेकिंग सोडा, मीठा सोडा क्या होगा? NaHCO3 होता है भाई। इसी तरह टमाटर जूस का 4 दिखा रहा है। सख्त तेजाब का 0 पॉइंट के आसपास होता है भाई, 0.5 के आसपास। तो यानी कि इनके ये कुछ pH वैल्यू हैं। उसके बाद इस pH वैल्यू से रिलेटेड या अम्ल क्षार से रिलेटेड जो पॉइंट है, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा ये कैसी वर्षा होती है, यानी कि किस कारण होती है? SO2 NO2 ये वायु प्रदूषक होते हैं भी, और ये कारखानों की चिमनियों से, गाड़ियों की धुओं से निकलते रहते हैं और वायुमंडल में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। जब 3-4 महीनों के बाद बारिश आती है, यानी उसे पहली बारिश कहा जाता है, इतना गैप हो जाता है, तो उस बारिश के साथ ये मिलकर वापस पृथ्वी पर आ जाते हैं। तो वो बारिश क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है भाई। तो उसका कारण पूछ लेता है कि अम्लीय वर्षा का कारण क्या है, तो SO2 या फिर NO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। CO2 भी होता है इसमें, ये भी ध्यान रखना है, कई बार इन दोनों में कोई एक एब्सेंट मिलेगा, साथ में CO2 डाल देता है। अब अम्लीय वर्षा से रिलेटेड 1-2 पॉइंट हैं। क्या क्या है? अम्लीय वर्षा में नहाने से क्या होता है भाई? त्वचा के रोग हो जाते हैं, त्वचा के रोग लग जाते हैं। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग आदमी होते हैं तो पहली बारिश में नहाने से मना करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है त्वचा के रोग हो सकते हैं। इसी तरह से इस बारिश के कारण ताजमहल की चमक, ताजमहल की चमक प्रति बरस कम होती जा रही है भाई। किस कारण है? अम्लीय वर्षा के कारण, या फिर SO2 या NO2 के कारण भी कह सकते हैं। तो जो अम्लीय वर्षा है इसका कारण पूछता हमारे से, तो कारण वायु प्रदूषक या वायु प्रदूषण के कारण होती है ये। और इसके कारण जो प्रभावित है सबसे ज्यादा, तो प्रभावित के लिए जल कहेंगे, जल इसे प्रभावित होता है, याद रखना है हमें। उसके बाद है भी अम्लों का राजा, अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड। तो किसको कहा जाता है? H2SO4 को, सल्फ्यूरिक अम्ल को। अब इसमें ऑक्सीजन के परमाणु 4 हैं, याद रखेंगे, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, जिसका आणविक भार भी निकालोगे तो कितना? 98 आता है भी 98। कैसे निकालते हैं आणविक भार? जितने भी उसमें परमाणु है सभी का भार जोड़ दो, उसका आणविक भार आ जाता है। परमाणु भार, जैसे परमाणु हम इसमें हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन कहेंगे, तो इन सभी के परमाणुओं को जोड़ेंगे, परमाणु के भार को, तो वो उसका आणविक भार आ जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है, 2 हाइड्रोजन है, प्लस सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 है, 4 ऑक्सीजन है तो 4 से गुणा, तो 2 + 32 प्लस कितने? 64, जोड़ेंगे तो 98, जिसका आणविक भार आता है। तो H2SO4 अम्लों का राजा याद रखोगे, आणविक भार ध्यान रखना है, जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है भाई, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र पूछे या अम्लों का राजा का नाम भी डाल देता है। प्रयोग पूछ लेता है, इसका प्रयोग सीसा संचायक बैटरियों में किया जाता है। लेड एक्यूमुलेटर बैटरी, जैसे कार की बैटरी, बस की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, इन सब में जो केमिकल होता है वो क्या? H2SO4 होता है। उसके बाद है अमलराज, अमलराज इंग्लिश में एक्वारेजिया, एक्वारेजिया। अब ये ऊपर वाला और इसको आप एक समझ लेते हो, नहीं, वो अम्लों का राजा है, ये अमलराज है। तो अमलराज किस किस को? HCl को और HNO3, इनको मिलाने से अमलराज बनता है। इनमें इनका अनुपात कितना? 3:1 होता है, 3 भाग HCl के और 1 भाग HNO3 नाइट्रिक अम्ल का होता है। अमलराज का प्रयोग किसमें किया जाता है? इसका प्रयोग सोना या चांदी, सोना या चांदी की धातु को पिघलाने के लिए, इनके आभूषणों को साफ करने के लिए या चमकाने के लिए किया जाता है। जो स्टूडेंट MRI नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए SK बुक पब्लिशर ने ये 2 बुक निकाली हैं। एक तो है बुक गाइड और दूसरा है अभ्यास पेपर सेट है। अब जो ये बुक गाइड है, इस पर जो ये QR कोड है, इसको आप स्कैन कर MR भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हो। अब जो ये बुक बनाई गई है, इसमें मैथ, जीके और साइंस तीनों को कंबाइन किया गया है।
और तीनों के इम्पोर्टेंट टॉपिक और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। और मैथ के जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो शॉर्टकट सॉल्यूशन दिया गया है। अब ये जो बुक बनाई गई है एसके पब्लिशर के 50 साल के एक्सपीरियंस के आधार पर और लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर और परवेश ईयर क्वेश्चन के आधार पर बनाई गई है। अब इस बुक में 4 मॉडल टेस्ट पेपर दिए गए हैं शुरुआत में, और वो मॉडल टेस्ट पेपर जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके आधार पर बनाए गए हैं। यानी कि इन मॉडल टेस्ट पेपर के आधार पर आप जान सकते हो कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उसी के आधार पर ये मॉडल टेस्ट पेपर बनाए गए हैं। यानी कि जो एमआर एग्ज़ाम है, पहले तो एक ही एग्ज़ाम होता था इसका, और अब 2 स्टेज में ये एग्ज़ाम होगा। तो एस के जो पब्लिशर हैं उन्होंने फर्स्ट स्टेज के अनुसार ये बुकें निकाली हैं, उसके अनुसार ये बुकें बनाई गई हैं। जैसे एनईआर जीडी का पेपर हुआ था अप्रैल में, उसे हम कंपेयर कर सकते हैं। उसके हर एक शिफ्ट के जो पेपर हैं वो यूट्यूब पर विद वीडियो सॉल्यूशन डाल रखे हैं, तो उसे आप कंपेयर कर सकते हो कि एस के बुक से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो वहाँ से हम देखते हैं कि एग्ज़ाम में 85 से 95% के बीच एस के बुक से ही वो क्वेश्चन उठाए गए हैं। इधर अब ये अभ्यास पेपर सेट है, तो 57 इसमें पेपर से बनाए गए हैं, और ये परवेश ईयर क्वेश्चन और जो आगामी एग्ज़ाम है उनमें आने वाले क्वेश्चनों के आधार पर बनाए गए हैं। तो इसीलिए ये दोनों बुक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी, इनको आप पढ़ना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। अब जो एमआर के बैच हैं ये ऑफलाइन कोचिंग भी अवेलेबल है। अब जो ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहता है वो नंबर है 9812015967, इस पर संपर्क कर सकता है। ऑफलाइन कोचिंग का अपना अलग ही महत्व होता है, और जो ऑफलाइन कोचिंग का जो हमारा रिजल्ट है 100% रहता है। ये नंबर है 9812015967, इस नंबर पे आप